दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? तो पहले तो बताइए कैसे हैं दोस्तों? आप सभी लोग को उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे दोस्तों इस सेक्शन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। यानी हाल-फिलहाल में जो घटनाएँ घटी हुई होती है दोस्तों, उस पे हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पे हम लोग बात-विमर्श करने का काम करते हैं जनरली दोस्तों। तो उसी संदर्भ में कह सकते हैं यानी फिर कह सकते हैं उसी जो क्रम में दोस्तों हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स के रूप में हम देख सकते हैं। यानी कि आज का जो डेट है दोस्तों 14 सितंबर जो 2024 है, तो आज के डेट में जो घटनाएँ घटी है दोस्तों हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। तो हमने एक सेशन में ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं दोस्तों जो कि इंग्लिश का था। अब जो इस सेशन में जो बचे हुए जो लेक्चर है दोस्तों यानी कि इस लेक्चर में जो बचे हुए कुछ करंट अफेयर्स है, जो कुछ घटनाएँ हैं दोस्तों हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम उससे बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए हमारे साथ जुड़ते हैं, हम सब मिलकर उसके बारे में चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। तो इसके पहले तक तो हमने बात कर चुके थे दोस्तों। इसके पहले जो यही था कि डीआरडीओ और इंडियन नेवी द्वारा एक तरीके से एक मिसाइल का टेस्ट किया गया है दोस्तों। यानी उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है, जो चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पड़ता है, वहाँ से इसका टेस्टिंग किया गया था सक्सेसफुली। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों उसमें कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जल्द ही दोस्तों एक तरीके से इंडिया साइज का इनिशिएट किया जाएगा, उसको शुरुआत किया जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग जब कपड़ा खरीदते होंगे, जब कहीं ऑनलाइन आप कपड़ा खरीदते होंगे दोस्तों, तो आप लोग ने देखा होगा कि आपका जो उस पर जो साइज़ दिखाता है, जैसे अमेजन हो गया या फिर मिंत्रा हो गया दोस्तों, तो आप उस पर से अगर कपड़ा खरीदते होंगे तो आपको दिखाता होगा, जब आप साइज़ को सेलेक्ट करने जाते होंगे दोस्तों, तो आपको दिखाता होगा यूके साइज़, यूएस साइज़, इस तरीके से दिखाता होगा दोस्तों। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंडिया साइज़ कहीं लिखा है। तो एक तरीके से कहा जा रहा है उसी फील्ड में उसी चीज़ को एक तरीके से उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा इंडिया साइज का जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। कहने का मतलब है दोस्तों कि अब जो कपड़े जो आप खरीदेंगे दोस्तों, वो यूएस और यूके का जो साइज होता है उसके अनुसार नहीं खरीदेंगे, बल्कि आप इंडिया के साइज के अनुसार खरीदेंगे दोस्तों। अब इस पे जानते हैं कि इसके लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, इस पर हम बात करते हैं, डिटेल में इसको समझने का काम करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि इट इज़ एक इनिशिएटिव है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री आपको याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा एक तरीके से इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों, जिसका एम है टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट को हम तय करें दोस्तों, डिज़ाइन टू बेटर सूट इंडियन बॉडी टाइप्स। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि वो कौन सा स्टैंडर्ड साइज होगा कि जिसमें एक तरीके से इंडियन बॉडी साइज को कंसिडर्ड करते हुए हम एक स्टैंडर्ड साइज बनाने का काम करेंगे, एक स्टैंडर्ड साइज डेवलप करने का काम करेंगे दोस्तों। इस पर इंडिया की शुरुआत की है, इंडिया के द्वारा, जो कि ये कहा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ये शुरुआत है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक पहल है कि अब इंडियन बॉडी के अनुसार एक स्टैंडर्ड साइज हम लोग डिसाइड करेंगे, उसको एक तय करेंगे दोस्तों, उसको हम लोग डेवलप करने का काम करेंगे। हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो कहा जा रहा है प्रेजेंटली इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ब्रांड available in India use measurement from the US or UK for garments having a small, medium और large size। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो जो इंडियन द्वारा जो कपड़े खरीदे जाते हैं वो किसी भी एज ग्रुप का हो, 15 से लेकर 65 साल का किसी भी एज ग्रुप का हो, जब उन लोगों द्वारा कपड़ा खरीदा जाता है दोस्तों, तो उनका जो साइज होता है स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज को देखने के लिए दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, इंडियन द्वारा अभी हाल फिलहाल में क्या किया जाता है दोस्तों कि यूके और जो यूएस का जो स्टैंडर्ड साइज है उसके हिसाब से वो कपड़े खरीदते हैं दोस्तों। लेकिन अब इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा दोस्तों। आगे क्या कहा गया, उसके लिए क्या पहल किया, क्या कदम उठाया जाएगा दोस्तों, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसके लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट इंटेल्स, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाएगा दोस्तों, गैदर किया जाएगा एंथ्रोपोमेटिक डाटा फ्रॉम पैन इंडिया। यानी पूरे हिंदुस्तान से एक डेटा को कलेक्ट करने का काम किया जाएगा, जिस दोस्तों मोर देन 25,000 मेल एंड फीमेल्स, यानी कि 25,000 मेल और फीमेल से ज़्यादा लोगों का डेटा एकत्र किया जाएगा बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स टू 65 ईयर्स। कहने का मतलब जो 15 और 65 ईयर के जो एज ग्रुप है उनमें से 25,000 से ज़्यादा मेल फीमेल का एक तरीके से डेटा, जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, उसका जो बॉडी का जो साइज है, जो मेजरमेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किया जाएगा यूजिंग ह्यूमन शेप 3D होल बॉडी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। और उसके लिए दोस्तों 3D होल्स बॉडी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी उसके लिए
हर किसी का दोस्तों एक तरीके से जिस जिस भी लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उसका पूरा बॉडी को स्कैन करने का काम किया जाएगा दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है इसमें, द क्रिएटेड बॉडी चार्ट विल हेल्प नेशनल एंड इंटरनेशनल रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस गुड्स विच आर बेस्ट सुटेड फॉर द इंडियन बॉडी टाइप्स। एक तरीके से कहने मतलब जो चार्ट साइज निकल कर आएगा दोस्तों, उस जो सर्वे किया जाएगा एक तरीके से जो प्रोजेक्ट जो इन्फॉर्मेशन होगा 25,000 मेल फीमेल का दोस्तों, उसके बेसिस पर एक साइज चार्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों। और उस साइज चार्ट से एक तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल जो रिटेलर्स हैं, जो कपड़े को बेचते हैं दोस्तों और जो कपड़े को बनाते हैं, उसको एक तरीके से मदद मिलेगा कि ये स्टैंडर्ड साइज है, इंडियन स्टैंडर्ड साइज है, इसके अनुसार कपड़े बनाए जाने चाहिए दोस्तों। यही इसमें लिखा गया है, क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई और वेल फिटेड गारमेंट्स। कहने का मतलब है कि जो भी एक तरीके से इंडियन मार्केट या फिर इंडियन लोगों के लिए जो मांग है दोस्तों उसका बॉडी टाइप के कपड़े को लेकर दोस्तों, उसके बारे में एक तरीके से कहा जा रहा है कि इसकी जो जितना डिमांड है उसके हिसाब से एक तरीके से सप्लाई किया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से जो बॉडी में एक तरीके से फिट हो सके दोस्तों। वंस रोल्ड आउट, इंडिया साइज विल सर्व एज ए बेंचमार्क फॉर इंडिया एंड इंटरनेशनल फैशन ब्रांड सेलिंग इन द कंट्री। कहने का मतलब अगर एक बार चार्ट तैयार हो गया, एक बार स्टैंडर्ड साइज तय हो गया दोस्तों, तो ये स्टैंडर्ड साइज एक तरीके से जो इंटरनेशनल मार्केट यानी जो विदेशी कंपनियां हैं जो वो हिंदुस्तान में कपड़े बेचते हैं दोस्तों, उनके द्वारा भी इस स्टैंडर्ड साइज का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, वे उनके अपने कपड़े बेचने के लिए दोस्तों इंडियन मार्केट में। आइए अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि कैबिनेट ने क्या कहा गया है, इसको पहले देख लेते हैं। पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के एक आयोजन शुरुआत किया गया है। कैबिनेट अप्रूव किया है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बस का जुगाड़ किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक बस को मेंटेन करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम को लॉन्च किया है दोस्तों, जिसके तहत एक तरीके से कहा जा सकता है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस है उसको बनाया जाने का काम किया जाएगा और उसका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, उसका एक तरीके से उसे डेवलप किया जाएगा, डिप्लॉयमेंट किया जाएगा दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मदद से लेकर दोस्तों। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3,435.33 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया दोस्तों। आप ये बजट को देख सकते हैं, अमाउंट को देख सकते हैं, 3,435.33 करोड़ का बजट तैयार किया गया है इसके लिए दोस्तों। आगे इसमें क्या कहा गया है, बहुत परेशान करते हो यार। आगे भी इसमें एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है कि द स्कीम टू सपोर्ट, आप इसको देख सकते हैं, स्कीम टू सपोर्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवर 38,000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस इस स्कीम के द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर 2028-29 तक 38,000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस का तैयार किया जाएगा दोस्तों। स्कीम इज आल्सो सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ ई बसेस फॉर पीरियड अप टू 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट। यानी कि एक तरीके से ये स्कीम के थ्रू सिर्फ बसेस को तैयार ही नहीं किया जाएगा, बल्कि अगले आने वाले 12 सालों तक उसे मेंटेन करने का भी जिम्मेदारी इस स्कीम के तहत लिया जाएगा। यानी कि उसके मेंटेन करने के जो खर्चे होंगे दोस्तों इस बजट में ही तैयार किए जाएंगे दोस्तों। इसके बारे में भी कहा गया है टाइमली पेमेंट टू एक तरीके से OEMES या फिर ऑपरेटर जो प्रोक्योर और जो ऑपरेट ई बसेस फॉर द PTS थ्रू ए डिसाइडिंग फंड के तहत इनको एक तरीके से डेली बेसिस पे पेमेंट भी दिया जाएगा। इनिशिएटिव सिक्स टू फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ ई बसेस बाय इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स को भी इनकरेज करने के, यानी ये जो स्कीम होगा दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उपयोगी होगा और प्राइवेट सेक्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक बसेस को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। द स्कीम टू ऑल्सो लीड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड ऑल्सो रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कहने का मतलब इसका जो मेन मुद्दा है दोस्तों, मेन जो मोटिव है इस स्कीम को लाने के लिए, इससे क्या होगा दोस्तों, जो कार्बन यानी कि अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो गाड़ियाँ होती है जो बसेस होते हैं वो पेट्रोल पे चलते हैं, डीजल पे चलते हैं या फिर जो CNG पे चलते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है दोस्तों और इन्वायरमेंट को एक तरीके से कहा जाए निगेटिवली इफेक्ट करता है दोस्तों। तो उससे बचाने का एक तरीका ये स्कीम हो सकता है। उससे बचने के लिए इस स्कीम का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। आगे इसके बारे में क्या कहा गया एक नज़र डालते हैं, सिलसिले से इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि कैबिनेट क्या गया है,
कैबिनेट अप्रूव्स पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम दोस्तों, पीएसएम जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं। इसके लिए बजट केंद्र सरकार द्वारा कितना तैयार किया गया, 3,435.33 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है दोस्तों। और इसका जो प्रोक्योरमेंट होगा, जो ऑपरेशन होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बसेस का, भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को जिम्मेदारी दी गई है। यानी केंद्र सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ की मदद से जो 38,000 बसेस को जो बनाने का एक तरीके से जो लक्ष्य है दोस्तों उसको पूरा करेगा। बिल सपोर्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 38,000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025 टू फाइनेंशियल ईयर 2028 टू 2029। कहा जा रहा है कि 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसेस को तैयार किया जाएगा 2024-25 से लेकर 2028-29 तक दोस्तों, यानी 4-5 सालों में 38,000 से ज़्यादा बसेस इनको बनाए जाने का काम किया जाएगा दोस्तों। एंड बिल सपोर्ट टू ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बसेस फॉर अ पीरियड अप टू 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट। यानी कि वो सारे बस बनाने की जिम्मेदारी तो होगी, लेकिन बनाने के अलावा बनाने के बाद अगले 12 सालों तक दोस्तों उसे मेंटेन करने का भी जिम्मेदारी एक तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए भी उस बजट में दोस्तों उसका प्रावधान किया गया है दोस्तों, जो अमाउंट तय किया गया है उसी अमाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा। एट प्रेजेंट पर अगर बात किया जाए दोस्तों, तो जो ज़्यादातर जो बसेस होते हैं या ऑपरेट किए जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा जितने भी बसेस आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं हाल फिलहाल के समय में, वो डीजल या सीएनजी पे चलते हैं या पेट्रोल पे चलते हैं दोस्तों, जो जिसका कि एक तरीके से हमारे वातावरण में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, यानी कि पॉल्यूशन होता है एक तरीके से कहा जाए तो पॉल्यूशन का कारण बनता है दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स क्या, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि एक फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहने का मतलब दोस्तों कहने का जो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो एक प्रोसेस है, वो एक जरिया है दोस्तों, जो कि जिससे क्या होता है कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है और इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है दोस्तों। तो उसके सपोर्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक स्कीम को अप्रूवल मिला है दोस्तों। कौन सा स्कीम है, क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बजटरी सपोर्ट स्कीम अप्रूव्ड बाय कैबिनेट द्वारा बजटरी सपोर्ट स्कीम बजट के रूप में से सपोर्ट करने का काम किया गया है दोस्तों। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है दोस्तों कि यूनियन कैबिनेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। यानी कहने का मतलब हुआ कि कैबिनेट का वो मिनिस्ट्री जिनको लीड कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा लीड किया जा रहा था दोस्तों, उनके द्वारा एक तरीके से कहा जा सकता है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो प्रपोजल था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहने का मतलब ये जो एक तरीके से जो स्कीम तैयार किया था, जो बजट तैयार किया गया है दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, वो एक तरीके से कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा एक तरीके से ये प्रपोजल दिया गया है, उसे एक्सेप्ट करने का बात कहा गया है दोस्तों। अब क्या प्रपोजल है उस पर भी एक नज़र डालते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जो पावर है उसके थ्रू क्या प्रपोजल दिया गया। कहा जा रहा है दोस्तों फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम ऑफ बजटरी सपोर्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद द टोटल आउटले 12,000। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा एक जो प्रपोजल दिया गया है दोस्तों उसके द्वारा बजट तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि 12,461 रुपये का बजट तैयार किया गया है दोस्तों। इसके थ्रू क्या होगा कि जो होगा नए एक तरीके से कहा जा रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जाने का काम किया जाएगा दोस्तों, या फिर वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो ऑलरेडी पहले से प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी तैयार है उसको मॉडिफाई करने के लिए एक तरीके से 12,461 करोड़ में से जो उसको मॉडिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा इस बजट के थ्रू, और जो पुराने हैं दोस्तों उसको भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, और जो कुछ नए हैं कुछ नए को भी बनाने का जो बन रहा है जो प्रोसेस में उसे भी कंप्लीट किया जाएगा, और एक तरीके से नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बनाने का काम किया जाएगा दोस्तों। ये पूरा बजट और स्कीम है दोस्तों। इस स्कीम का आप टाइम डेट देख सकते हैं, इसका टाइम लाइन देख लेते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 टू फाइनेंशियल 2031-2032। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इसकी शुरुआत होगी और फाइनेंशियल ईयर 2031-32 तक जाते जाते दोस्तों एक तरीके से जो ये स्कीम है दोस्तों पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, उसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये पूरा बजट का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए या फिर उसे मॉडिफाई करने के लिए दोस्तों। आगे इसके बारे में क्या कहा गया है देख लेते हैं। अब इसका पूरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों कि ये स्कीम क्या है, इसके अंदर पार्टिकुलरली किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा, इस पर एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है कि अगले 8 सालों में दोस्तों स्कीम विल सपोर्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स
विथ क्यूमुलेटिव जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 31,350 मेगावाट की एनर्जी को जनरेट करने का काम करेगा दोस्तों। यानी कि अगले 8 सालों में टोटल जो हाइड्रो पावर प्लांट है दोस्तों इंडिया में, उसके तहत उस हाइड्रो पावर प्लांट से दोस्तों पूरे देश में क्यूमुलेटिव जनरेशन की बात की रही दोस्तों, यानी कि पूरे देश में सबको लेकर 31,350 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है दोस्तों। ये इसका लक्ष्य है, अगले 8 सालों में इसके द्वारा पूरा किया जाएगा। इट अप्लाइज टू ऑल हाइड्रो प्रोजेक्ट ओवर, जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है दोस्तों, जितने भी देश में है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से एक तरीके से 25 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ये जो बजट होगा दोस्तों, इससे डिज़ाइन किया गया है। इंक्लूडिंग दोज इन द, जो प्राइवेट सेक्टर के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में है दोस्तों, उसके लिए भी ये स्कीम है। यानी कि ये जो बजट तैयार किया गया 12,400 कुछ रुपया, जो करोड़ रुपया जो दोस्तों, ये जो बजट का जो पैसा है, ये सभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल होगा। इसका जो बेस है, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो 25 मेगावाट से जो भी ऊपर है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, चाहे कोई सेक्टर का हो दोस्तों, उसके लिए ये स्कीम होगा दोस्तों। उस पर इसका जो बजट तैयार किया गया उसका फंडिंग किया जाएगा, उसे बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा दोस्तों। इसके फ़ायदे क्या है उस पर एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या इससे फ़ायदा होगा दोस्तों। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का जो विकास होगा दोस्तों, ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। फास्टर डेवलपमेंट यानी कि एक तरीके से विकसित किया जाएगा, यानी कि वैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बन रहे हैं, जो प्रोसेस में है, उसे कंप्लीट किया जाएगा, और जो पुराने हैं दोस्तों उसे मॉडिफाई किया जाएगा, और कुछ नए हैं जो उसको तैयार किया जाएगा दोस्तों, अलग से उसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एंड हिली प्रोजेक्ट लोकेशन, यानी कि जो रिमोट एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो एक तरीके से कह सकते हैं, जो रिमोट का मतलब वही हुआ जो ग्रामीण इलाका हो गया, जो अंडर डेवलप हो गया, उसको इम्प्रूव करने का काम किया जाएगा। वैसे इलाकों में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। या फिर जो हिली लोकेशन से, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ भी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया जाएगा दोस्तों। प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल एलोंग विद द इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, करने का मतलब जो जहाँ भी इस तरीके का प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, इस तरीके का काम होगा दोस्तों, वहाँ एक तरीके से कह सकते हो कि बड़े पैमाने पर लोगों को एक तरीके से रोजगार मिलने का काम करेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। इंटरप्रेन्योर को एक तरीके से अवसर के तौर पे भी देखा जा सकता है, या फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ेगा दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर एक कह सकते हैं दोस्तों कि एक बिजनेस के तौर पर बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में एक तरीके से इंटरप्रेन्योर हो सकता है बिजनेस, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बढ़ेगा, टूरिज्म का बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों इससे। और इसका अगला पॉइंट क्या है कि इनकरेज फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इनटू हाइड्रो पावर सेक्टर में, एक तरीके से कहा जा सकता है दोस्तों कि फ्रेश तौर पे इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बारे में आगे क्या कहा गया है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि पीएम मोदी द्वारा दोस्तों अनाउंस किया गया है कि जो दिल्ली का जो डिक्लेरेशन है दोस्तों सिविल एविएशन पे, यानी कि लोगों के जो उड़ान है दोस्तों, यानी लोगों के लिए जो हवाई जहाज होते हैं, यानी कि आम लोगों की यात्रा के लिए जो हवाई जहाज का एक तरीके से सुविधा है दोस्तों, उस पर जो दिल्ली में डिक्लेयर किया गया है, उस पर जो दिल्ली में हाल फिलहाल में दूसरा चर्चा किया दोस्तों, दिल्ली में कुछ बातें हुई है, कुछ बैठक हुई, इस पर कुछ बात विमर्श हुआ है, उसको एक्सेप्ट करने का बात कहा गया पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, कहा जा रहा है दोस्तों कि सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिविल एविएशन पे हुआ है दोस्तों, जिसमें कुछ बातें डिक्लेयर किया गया है जो कि दिल्ली में हुआ है दोस्तों। फिर से कहा जा रहा है कि ये जो सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है सिविल एविएशन पे, नागरिक उड्डयन पे दोस्तों, वो भी एक तरीके से कहा जा रहा है दिल्ली में हुआ, उस पर कुछ बातें हुई है, उसको एक्सेप्ट करने का बात कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसके पहले भी एक तरीके से मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो चुका है दोस्तों सिविल एविएशन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ, यानी कि इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है और जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसके साथ एक तरीके से एक कोलैबोरेशन में एक मतलब साथ मिलकर दोस्तों सक्सेसफुली होस्टेड द कॉन्फ्रेंस एट भारत मंडप न्यू दिल्ली 11 से 12 सितंबर को ऑलरेडी उनके द्वारा एक तरीके से किया गया था दोस्तों। उसके बाद फिर से सेकेंड कह सकते हैं एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है दोस्तों सिविल एविएशन पे, वो भी दिल्ली में हुआ है और उसी का डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। आप समझेंगे
ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है क्या, इसमें किस तरीके का बातें किया गया है दोस्तों, आप इसमें समझ सकते हैं कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, जो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का जो सेकंड जो हुआ, एक तरीके से दूसरा जो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है दोस्तों, जो दिल्ली में हुआ, उसके बारे में क्या कहा गया है, कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया गया है दोस्तों उसमें, जिसका एम था दोस्तों कि रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यानी कि जो लोकल एरियाज है, यानी कि एक तरीके से जो पिछड़ा है, जो अंडर डेवलप है दोस्तों, उसको जोड़ने का काम करना है दोस्तों। इस दिल्ली डिक्लेरेशन का एक अहम मुद्दा हो सकता है, इसमें कहा गया है। दूसरा कहा गया है दोस्तों एड्रेसिंग इमर्जिंग चैलेंजेस, और इसके जो रीजनल कोऑपरेशन में जो हमें परेशानियों को, एक तरीके से जो परेशानियां निकल कर आएगी, जो समस्याएं निकल कर आएगा, जो चैलेंजेस निकल कर आएगा दोस्तों, उसे हम एड्रेस करने का काम करेंगे, उसे हम सॉल्व करने का काम करेंगे दोस्तों। और कहा जा रहा है फोस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ विद इन द सिविल एविएशन सेक्टर, यानी कि एक तरीके से जो भी ग्रोथ हो रहा है सिविल एविएशन सेक्टर में, यानी इस कोऑपरेशन से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जो भी विकास होगा, जो भी ग्रोथ देखा जाएगा दोस्तों सिविल एविएशन के सेक्टर में, उसको एक तरीके से फोस्टरिंग करने का काम किया जाएगा, उसको नर्चरिंग करने का काम किया जाएगा दोस्तों, उसको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, ऐसा कहा गया है पूरे मामले में दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स क्या है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ अभी और बातें छूटा हुआ है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया में दोस्तों लगभग 15% ऑफ द पायलट जो है दोस्तों, पायलटों को जो संख्या उसमें से 15% महिलाएं हैं, जो कि कहा जा रहा है विच इज़ मोर दैन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 5%, यानी कि पूरी दुनिया की अगर हम महिलाओं का पायलट की अगर जनसंख्या निकाले दोस्तों, प्रतिशत निकाले तो 5% आता है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश में महिलाओं के रूप में पायलट का काम कर रही हैं दोस्तों। और कहा जा रहा है कि उसके अलावा भी वी हैव इशूड, यानी हमारे द्वारा इशू किया गया है एक एडवाइजरी इशू किया गया है दोस्तों कि टू फर्दर इंक्रीज दिस नंबर, यानी इस नंबर को बढ़ाने का भी बात किया जा रहा है, यानी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पायलट के रूप में एक तरीके से प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है इंडिया इज सेट टू अचीव इट्स गोल हैविंग 350 to 400 एयरपोर्ट्स बाय 2047। और इस तरीके से इसमें जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ दोस्तों, उसमें ये भी बात कहा गया है कि जो भारत का जो एम है दोस्तों 2047 तक कम से कम 350 से लेकर 400 नए एयरपोर्ट्स इस देश में स्थापित करना है दोस्तों। तो ये कुछ मुद्दे थे दोस्तों जो दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में कहा गया था। दिल्ली में जो मीटिंग हुई दोस्तों, इसमें कुछ 4-5 बातें कही गई थी, इसके कह सकते हैं 3-4 बातें कही गई थी दोस्तों, जिस पे हम सभी लोग को जानना जरूरी था, जिस पे हम लोग बात करना जरूरी था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी कि क्या कहा गया था, दिल्ली डिक्लेरेशन क्या था, पीएम मोदी ने इसी को क्यों एड्रेस करने का बात किया है दोस्तों, इसी को मतलब एक तरीके से ज़मीनी स्तर पर निर्णय लेने का काम किया जाएगा, यानी इस सारी बातों को कंसिडर करने का काम किया जाएगा दोस्तों। अगला क्या है, अगला कहा जा रहा है 2 कंपनी है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक जेंसॉल कंपनी है, एक मैट्रिक्स नाम की 2 कंपनी है दोस्तों, जो इंडिया में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट पुणे में लगाने का बात कहा जा रहा है इनके द्वारा। आप एक कंपनी का नाम देख सकते हैं, इनका नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड और एक है मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स लिमिटेड। उनकी दोनों के द्वारा अनाउंस किया गया है दोस्तों एक पार्टनरशिप के बेसिस पे इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली जो पुणे महाराष्ट्र में खोला जाने का काम किया जाएगा दोस्तों। द प्रोजेक्ट विल सप्लाई ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम करेगा टू अ स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री अराउंड द क्लॉक फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। कहा जा रहा है कि जो भी स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री हैं, उन केमिकल इंडस्ट्री को दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत एक तरीके से रात दिन कहा जाता है 24 घंटे अगले 20 सालों तक ग्रीन हाउस हाइड्रोजन का सप्लाई किया जाएगा दोस्तों। इसी के लिए ये दोनों कंपनी को पार्टनरशिप के रूप में एक तरीके से इसे डेवलप करने का काम करेगी दोस्तों। आगे क्या कहा गया है, अगला देख लेते हैं। अगला करंट अफेयर्स के तौर पे जो चीज़ें निकल कर आ रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है आर रविंद्रा, ये आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम आर रविंद्रा है। आर रविंद्रा को आइसलैंड का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने का काम किया गया है दोस्तों भारत सरकार द्वारा। इनका हाल फिलहाल में जो इनका जॉब है, आर रविंद्रा करेंटली डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन, यानी कि एक तरीके से इंडिया यूनाइटेड नेशंस जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस को यानी इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। इनका अभी जो है डिप्टी परमानेंट, यानी कि परमानेंट नहीं है लेकिन डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट पे है दोस्तों, जो इंडिया की तरफ से यूएन में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इन न्यूयॉर्क में अभी हाल फिलहाल दोस्तों इन्हीं को एक तरीके से कहा गया है
कि इसको इनका एक तरीके से कहा गया नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड का जो इंडियन के रूप में नया जो एम्बेसडर के तौर पर इनको स्थापित करने का काम किया गया, इनको ट्रांसफ़र करने का काम किया है दोस्तों, इनको नया जिम्मेदारी दी गई है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम यूके का कैपिटल कहाँ है दोस्तों, रेकजविक इनका कैपिटल है दोस्तों। करेंसी आइसलैंड का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आइसलैंड का जो कैपिटल है दोस्तों रेकजविक है। करेंसी इसका है आइसलैंडिक कोरोना। आप इसको देख सकते हैं, ये आइसलैंड का ये मैप है दोस्तों, ये देखिए। आगे क्या अगला करंट अफेयर्स क्या है उस पर भी एक नज़र डालते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है, ये भी एक इंडियन है, एक तरीके से न्यूज़ कह सकते हैं आप इसको दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि प्रशांति राम, ये देख लीजिए, प्रशांति राम इन्हीं का नाम है। ये जो लेडीज आप देख रहे हैं इनका नाम है प्रशांति राम, इंडियन ओरिजिन लेक्चरर हैं, यानी कि इंडिया में इनका जन्म हुआ है और एक प्रोफेसर है, एक लेक्चरर है दोस्तों। इनके द्वारा सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ के तौर पे जीता गया है इनके लिए, इनके द्वारा सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ जीता गया है दोस्तों फॉर इंग्लिश फिक्शन फॉर हर शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड्स, यानी 9 यार्ड सारी के रूप में एक फिक्शन है दोस्तों। इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी के नाम से एक फिक्शन है जो इनके द्वारा लिखा गया। इन्हीं के बेसिस पे इनको सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ के तौर पे इनको जीत हासिल हुई। इनको इससे इस प्राइज़ से इसको नवाजा जाने का काम किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, इससे भी एक बात कर लेते हैं, इससे जानते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि चाइना और रसिया के बीच में दोस्तों एक वारशिप ड्रिल हो रहा है, जो जापान सी ऑफ जापान के अंदर दोस्तों इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि एक चाइनीज़ और रसिया ये दोनों के बीच में दोस्तों एक वारशिप ड्रिल किया जा रहा है सी ऑफ जापान में। रसिया लॉन्चेस लार्जेस्ट नेवल ड्रिल टू ओशियन 24, यानी कि ओशियन 2024 नाम से आप देख रहे हैं ना, ये ओशियन 2024 नाम से दोस्तों रसिया ने लॉन्च किया है लार्जेस्ट नेवल ड्रिल के तौर पे। कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में दोस्तों ये सबसे बड़ा ये नेवल ड्रिल होगा, यानी कि ये अभ्यास होगा दोस्तों, एक तरीके से युद्ध अभ्यास होगा जो पानी में होगा दोस्तों, यानी कि पानी में किस तरीके के लड़ाई को किया जाता है, युद्ध को किया जाता है, उसके बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में सीखा जाएगा दोस्तों, उसके अभ्यास किया जाएगा। ओशियन 2024 इस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों। ओशियन 2024 विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली इन द पैसिफिक, यानी एक साथ ये पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन में भी देखा जाएगा, इसके साथ साथ मेडिटेरियन सी में भी होगा दोस्तों, कैप्सियन सी में भी होगा एंड अटलांटिक सी में भी होगा फ्रॉम सितंबर 10 से 6 सितंबर, यानी 6 दिन का ये पूरा अभ्यास है दोस्तों, जिसके बारे में कहा गया है। आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि द एक्सरसाइज विल इन्वॉल्व मोर देन 400 बैटल शिप, इस एक्सरसाइज में 400 से ज़्यादा लड़ाकू शिप होंगे दोस्तों, कुछ 400 से ज़्यादा लड़ाकू शिप्स होंगे, सबमरीन्स होगा और कुछ सपोर्ट वेसल्स होंगे दोस्तों फ्रॉम द एक्सिलरी फ्लीट के साथ अलॉन्ग ओवर 120 एयरक्राफ्ट भी होंगे और 90,000 से ज़्यादा पर्सनल होंगे, यानी कि आर्मी होगा दोस्तों इसमें। चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इस डील में दोस्तों। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनके द्वारा 4 वेसल्स लाया जाएगा, 15 एयरक्राफ्ट्स होंगे और कुछ पीपल का लिबरेशन आर्मी होगा दोस्तों लिबरेशन आर्मी भी होगा। और ये जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, इस युद्ध अभ्यास के लिए एक तरीके से रसिया और चाइना की तरफ से दोस्तों 15 अदर नेशंस को इनवाइट किया गया है कि किस ड्रिल को ऑब्जर्व करने के लिए, कि इस युद्ध अभ्यास को देखें कि इनके द्वारा क्या किया जा रहा है। इसके लिए 15 देशों को अलग से ऑब्जर्व देखने के लिए रिप्रेजेंट करने का काम, बुलाने का काम किया गया है दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, कहा जा रहा है कि ऑल सिविलियन क्रू फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक के लिए तय किया गया है दोस्तों। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है ऑल सिविलियन क्रू फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक, यानी पहली बार जो प्राइवेट स्पेस वॉक का मतलब ये हो गया दोस्तों कि इसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, इसमें आम लोग पहली बार स्पेस में जा रहे हैं, कोई ग्रह पे जाएंगे दोस्तों और उसका अनुभव लेंगे, वहाँ पे वो उनके द्वारा चला जाएगा, उनके द्वारा बाहर भ्रमण किया जाएगा, उनके द्वारा घूमने का काम किया जाएगा दोस्तों। घूमने इन द सेंस कि मतलब थोड़ा बहुत आगे, मतलब दूसरे धरती पे स्पेस में जाकर दूसरे ग्रह पर देख सकते हैं कि चीज़ें क्या है, किस तरीके से है दोस्तों। इसके लेकर पहली बार स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट, ये रॉकेट क्या है दोस्तों, इनके द्वारा ये उड़ान भरे का ये प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है दोस्तों। लिफ्टेड अप फ्रॉम फ्लोरिडा से उड़ चुका है और इनके साथ 4 पैसेंजर भी हैं दोस्तों जो सिविलियन के तौर पे हैं, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स नहीं हैं दोस्तों।
कैरिंग इनटू ऑर्बिट टू अटेम्प्ट द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस बॉक्स। यानी कहने का मतलब ये दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस बॉक्स होगा दोस्तों, उसके लिए ये लोग निकल भी चुके हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है दोस्तों कि ये 5 दिन का मिशन है, जिसे कहा जाएगा दोस्तों प्लोरिस डाउन के नाम से जाना जाएगा। इज़ द फर्स्ट ऑफ 3 टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट मिशंस अंडर द प्लोरिस प्रोग्राम के अंदर होगा, विच विल बी ज्वाइंटली एग्जीक्यूटेड बाई इसाक मैन एंड एलोन मस्क स्पेसएक्स। ये 2 कंपनी द्वारा मिलकर ये पूरा प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। द फर्स्ट एवर स्पेस बॉक्स बाय कैरिड आउट ऑन, यानी कि पहली बार अगर कोई स्पेस वॉक हुआ था दोस्तों तो 18 मार्च 1965 को हुआ था भाई सोवियत कॉस्मोट एलेक्सिस लेनिव के द्वारा दोस्तों। अब कुछ करंट अफेयर्स को इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आप सभी को जवाब देना है दोस्तों। इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग के द्वारा लिख कर दिया जाना है, जिसका हम लोग इंतजार करेंगे दोस्तों। कहा जा रहा है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है दोस्तों। ए श्री रामपुरम, विक्रमादित्य नगर, श्री विजयपुरम दोस्तों, श्री भारतपुरम। इसका सही उत्तर सी होगा। इसका आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर इसका जानकारी देने का काम कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी दोस्तों। आप सभी हमारे साथ आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।